हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको वेयरवुल्फ की 5 डरावनी घटनाएं बताऊंगा, तो तैयार रहिए ये मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए। अभी बात करते हैं कॉन्टेस्ट की। हमारे पिछले वीडियो में जो सवाल पूछा था वो था कि पहली कहानी में लाल अचूजा ने बच्चे को कहाँ पे खरोचा था। इसका सही जवाब है पैरों पर, और सबसे पहले और सही जवाब देने वाले सब्सक्राइबर का नाम है सुनील शर्मा। तो सुनील जी, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे इस वीडियो के कॉन्टेस्ट का सवाल भी वीडियो के एंड में ही रहेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को पूरा एंड तक सुनिएगा। तो चलिए अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियां। मेरे पापा ने मुझे ये कहानी अनगिनत बार बताई है। ये घटना जब हुई थी मैं तब बहुत छोटा बच्चा था। ये जब की कहानी है, उस वक्त यूएस में सबको मिलिट्री में ज्वाइन करना अनिवार्य था। कुछ साल के लिए ही, मगर आपको ज्वाइन करना था। जब मैं अपनी माँ के पेट में था तब मेरे पापा मिलिट्री में जंग लड़ने के लिए बाहर चले गए थे। पिताजी ने माँ को अपने माता पिता के घर भेज दिया था और वो जंग लड़ने चले गए थे। पापा वहाँ कुछ समय तक थे और एक रात की बात है जब ये घटना हुई थी। रात के लगभग 12 बज रहे थे। पापा के आर्मी कैंप में सब लोग सो रहे थे सिवाय कुछ गार्ड्स के जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी। मेरे पापा सोए नहीं थे और वो अपने ही एक दोस्त के साथ बैठ के बातें कर रहे थे। रात के वक्त जब गार्ड्स की ड्यूटी चेंज हो रही थी तभी वहां कुत्तों पे किसी चीज ने हमला कर दिया। बस हमले में देखा गया कि उन कुत्तों को बुरी तरह मार दिया गया है, और तो और उन कुत्तों को किसी चीज ने खाया भी था। उस वक्त गार्ड की ड्यूटी बदल रही थी, तो ये किसने किया वो उस वक्त पता नहीं चल पाया था। जब उस जगह पे सारे गार्ड्स पहुंचते हैं तो उस नज़ारे को देख के सब लोग जरा घबरा जाते हैं। जमीन पे उन कुत्तों की स्किन और अलग अलग शरीर के भाग खाए हुए पड़े थे। ये देख के कुछ गार्ड्स को तो उल्टी भी आ जाती है। मेरे पापा जब वहां पहुंचते हैं तो सबको संभालते हैं और देखते हैं कि आसपास में और भी कुत्ते थे जो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उस वक्त उन्होंने देखा कि उनमें से एक कुत्ते ने उस चीज को काट लिया था जिसने ये सारे हमले किए थे, और शायद इसीलिए वो चीज वहां से भाग गई थी। भले ही इस हमले में बस कुछ कुत्ते ही मारे गए थे, मगर इस घटना से सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इसका कारण था कि जो कुत्ते मारे गए थे वो आम कुत्ते नहीं थे बल्कि शिकारी कुत्ते थे। कैंप के बड़े ऑफिसर्स ने कहा कि इस घटना को ध्यान में रखते हुए उस कैंप को वहां से हटा के कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि फिर ऐसा हमला ना हो पाए। जब वो कैंप शिफ्ट नहीं हुआ था, यानी अगले 2-3 दिनों में, एक रात मेरे पापा की गार्ड ड्यूटी थी। मेरे पापा वो गार्ड ड्यूटी करना तो नहीं चाहते थे, मगर उनके पास और कोई उपाय नहीं था सिवाय ड्यूटी करने के। उसके सुबह में सबको लगा था कि कैंप के एक दूसरे कुत्ते ने ही उन दोनों कुत्तों पे हमला किया था, क्योंकि शायद उस कुत्ते को ठीक से खाना नहीं दिया गया था। बहरहाल उस कुत्ते को गोली मार दी गई थी और बहुत से लोगों में थोड़ी शांति थी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ये हमला उस दूसरे कुत्ते ने ही किया है। मेरे पापा अपनी AK-47 बंदूक लेके गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे। अचानक कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है और फिर से उन्हें लगा कि वही चीज हो रही है। मेरे पापा दौड़ के जाते हैं और जो उनके सामने दिखा वो देख के उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि एक 7 फीट लंबा इंसान खड़ा था और उसके शरीर पे पूरे बाल थे। वो किसी भेड़िए की तरह दहाड़ रहा था और एक कुत्ते को अपने हाथ में उठा के खा रहा था। तभी मेरे पापा के दूसरे गार्ड साथी वहां पे पहुंचते हैं और वो दोनों इस चीज को देखते ही
उस पे गोली चलाने लगते हैं। उस जीव को कई गोलियां भी लगती है और वो वहां से कूद के भाग जाता है। जब वहां के और बड़े ऑफिसर्स आते हैं तो मेरे पापा और दूसरे गार्ड उस जानवर के बारे में बताते हैं तो बड़े ऑफिसर्स को इनकी बातों पे भरोसा नहीं होता है। वो कहते हैं ये जरूर किसी भालू और दूसरे जंगली जानवर का काम होगा, बजाय जिस चीज के बारे में मेरे पापा और उनके गार्ड साथी बता रहे हैं। इसके बाद वो कैंप वहां से दूर लगा दिया गया और इस घटना के बाद उस जानवर का सामना कभी भी किसी ने नहीं किया। मेरे पापा और उनके साथी का भरोसा वहां पे बहुत कम लोगों ने ही किया था और उन लोगों के मुताबिक ये एक वेयरवुल्फ था। आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद है। जब भी मुझे अपने काम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो मैं रात को गाड़ी लेके एक लंबी ड्राइव पे निकल जाता हूँ। मेरे घर हमारे टाउन से थोड़ा बाहर है और हमारा टाउन एक पहाड़ी इलाके में है। मुझे हाइकिंग का भी बहुत शौक है क्योंकि मैं ऐसे पहाड़ी इलाके में रहता हूँ। हाइकिंग करना बहुत आसान हो जाता है मेरे लिए और वीकेंड्स में मुझे हाइकिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे मेरा पूरा स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। जब कभी रात में मुझे नींद नहीं आती तो मैं अपने गैराज से गाड़ी निकालता हूँ और 10-15 मिनट की ड्राइव के लिए निकल जाता हूँ और उस वक्त मुझे रेडियो पे गाने या फिर पॉडकास्ट सुनना बहुत अच्छा लगता है। एक रात को 9:30 बजे मैं सोने चला जाता हूँ। मैं पूरे दिन काम करके बहुत थक गया था। अजीब बात है कि लोग कैसे सारा दिन कंप्यूटर पे बैठ के और टाइप करके भी थक जाते हैं, मगर ये तो आज की सच्चाई है कि कंप्यूटर वाले काम भी थकाने वाले होते हैं। लगभग कुछ घंटों बाद ही मेरी नींद खुल जाती है। मैं अपने फोन पे देखता हूँ तो रात के 12:30 बज रहे थे और मैं फिर करवट बदल लेता हूँ सोने के लिए। लगभग 15 मिनट और सोने की कोशिश के बाद जब मुझे नींद नहीं आई तो मैं उठ गया। मैं अपने गैराज में जाकर गाड़ी निकालता हूँ ये सोच के कि अगर मैं 15-20 मिनट की ड्राइव कर लूँ तो मुझे शायद जल्दी नींद आ जाएगी। मैं एक पॉडकास्ट सुनते हुए अपनी ड्राइव कर रहा था। जो रास्ता मैं लेने वाला था उसमें मुझे लगभग 15 मिनट लगते वापस घर आने में। अचानक मुझे रास्ते के बीच में कुछ दिखाई दिया। ये एकदम रास्ते के बीचों बीच था और ये हिल नहीं रहा था। मुझे पहले लगा कि ये शायद मेरे किसी पड़ोसी का कुत्ता हो, क्योंकि इसकी साइज को देख के ये कोई बहुत बड़ा कुत्ता ही लग रहा था। हमारे इलाके में भेड़िए तो है नहीं और ये बेयर या कुछ वैसा और नहीं था। मैं अपनी गाड़ी को इसके 15 फीट दूर लाके रोक देता हूँ और इसे ध्यान से देखने लगता हूँ। पहले मुझे ये शक हुआ कि मेरे ही किसी पड़ोसी के कुत्ते को किसी गाड़ी ने कुचल दिया होगा और यही मैं अभी देख रहा हूँ। मैंने ये सोचा कि अगर ये मेरे ही किसी पड़ोसी का कुत्ता है तो मुझे इसे देखना चाहिए कि ये कौन सा कुत्ता है, ताकि मैं अपने पड़ोसी को बता सकूं। मैंने सोचा कि अगर मेरा कुत्ता यहाँ ऐसे पड़ा होता तो मैं जरूर चाहता कोई न कोई उसके बारे में मुझे खबर दे कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैंने अपनी गाड़ी के गेट को खोला और धीरे धीरे उस कुत्ते के पास जाने लगा। मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ये कोई सोता हुआ बेर है और जब वो मुझे देखेगा तो जरूर जंगल में भाग जाएगा। मैं जाके इसके सामने खड़ा होता हूँ। जो मैंने देखा उसे देखते ही मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। इसका मुंह तो एक कुत्ते जैसा ही था, पर इसके बस 2 पैर ही थे और इसके सामने के पैरों की जगह पे 2 हाथ थे, बिल्कुल इंसान जैसे हाथ, और उन पे जैसे बहुत बाल हो। मुझे देखते ही समझ आ गया कि शायद किसी बड़ी गाड़ी ने इसे टक्कर मारी है और इस जानवर की यहीं पर मौत हो गई है। मगर ये था क्या? ना ही ये कोई कुत्ता था, ना ही कोई भालू। ये कोई भेड़िया भी नहीं था, क्योंकि इसके हाथ पैर तो इंसानों जैसे लग रहे थे। मुझे वैसे तो अंदर ही लग रहा था कि ये है क्या। मैंने वेयरवुल्फ की बहुत सारी मूवीज देखी थी, पर मैं सोच रहा था
कि वेयरवुल्फ तो बस एक किस्से कहानियों में होते हैं और ना कि सच्चाई में। कैसे ये कोई वेयरवुल्फ हो सकता है जबकि ऐसी कोई चीज तो होती ही नहीं है। मैं बस ये सारी बातें सोच ही रहा था कि अचानक मेरी आंख उस जानवर की तरफ जाती है और मैंने देखा उसका सर हिल चुका था और अब वो मेरी तरफ मुड़ के था। इस बीच मैं कुछ और भी करता कि उसने जोर से मेरी तरफ काटने की कोशिश की पर चूक गया। मैं दौड़ते हुए अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ और गाड़ी को लॉक कर देता हूँ। मैंने आगे देखा तो अब वो जानवर पूरी तरह खड़ा हो गया था अपने 2 पैरों पे, बिल्कुल किसी इंसान जैसे। कुछ सेकंड्स तो वो खड़ा होके मुझे देख रहा था और मैं भी उसे। ये जानवर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैंने फिल्मों और कहानियों में देखा है, एक वेयरवुल्फ जैसा। कुछ सेकंड बाद ये दौड़ते हुए जंगलों में घुस जाता है। वो वेयरवुल्फ जिस दिशा में गया था वहां पे मेरा घर था, तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी को घुमा के टाउन में ही ले जाता हूँ और एक कॉफी शॉप में जाके बैठता हूँ। मैं वहां पे कॉफी पी ही रहा था और अपने फोन पे इस चीज के बारे में देखने की कोशिश भी कर रहा था। जितना मैं वेयरवुल्फ के बारे में पढ़ता उतना ही मुझे यकीन हो जाता कि मैंने जिसे देखा है वो एक वेयरवुल्फ ही था। सुबह होती है और मैं अपने घर के लिए निकल जाता हूँ। इसके बाद कभी भी मैं रात को ड्राइव के लिए नहीं गया हूँ। जब भी मेरे दोस्तों ने मुझे ड्राइव के लिए भी कहा है तो मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता हूँ उनके साथ जाने में भी। कभी कभी मैं सोचता हूँ हो ना हो उस रात को किसी गाड़ी या ट्रक ने उस वेयरवुल्फ को टक्कर मार दी थी और इसलिए वो इस तरह रोड पे पड़ा हुआ था और इसीलिए शायद उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुझ पे हमला कर सके। क्या होता अगर उसको किसी ने टक्कर नहीं मारी होती और उसका मुझसे सामना हो जाता, तो शायद आपको ये कहानी बताने के लिए मैं जिंदा ना होता। आइए सुनते हैं आज की तीसरी कहानी। कुछ साल पहले मैंने एक कैंपिंग ट्रिप की थी अपने गर्लफ्रेंड के साथ येलोस्टोन नेशनल पार्क में। हम उस वक्त बहुत दिनों से डेट कर रहे थे और मेरा प्लान था कि मैं उस ट्रिप पे अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करूंगा। हम दोनों को ही हाइकिंग कैंपिंग बहुत पसंद थी, तो इस वक्त मेरा उससे प्रपोज करना सबसे सही रहता। हम हाइकिंग स्टार्ट करते हैं सैटरडे सुबह सुबह। हमें हाइकिंग करते हुए कुछ वक्त ही हुआ होगा कि हमें आसपास के जंगल में किसी चीज के जोरों से भाग के जाने की आवाज आती है। तभी मेरी गर्लफ्रेंड लिन मुझे पूछती है, तुमने ये आवाज सुनी क्या? तो मैंने कहा, हाँ सुना तो जरूर पर देखा नहीं कुछ। लिन मुझे पूछती है कि क्या येलोस्टोन नेशनल पार्क में कोई बड़े जानवर है जैसे बेयर या लायन? तो इसका जवाब देते हुए मैंने कहा कि बेयर तो है पर लायन नहीं है, मगर हाँ ये आवाज जरूर किसी हिरन की ही होगी क्योंकि यहाँ पे हिरन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये लिन की येलोस्टोन नेशनल पार्क में पहली ट्रिप थी पर मेरी तीसरी, और मैं उसे डराना नहीं चाहता था और कुछ कह के। और वैसे भी सच है कि येलोस्टोन में बहुत सारे हिरन हैं और उन्हें देखे जाना बहुत ही आम बात है। इसके बाद हम अपनी हाइक जारी रखते हैं और लगभग 2 घंटे और चलने के बाद हम कैंप साइट पे पहुंच जाते हैं जहां हमें कैंप सेटअप करना था। लिन मेरी कैंप सेटअप करने में मदद करती है और हम एक कैंप फायर भी जला लेते हैं उजाला रहते रहते। लिन आगे पहाड़ी के नीचे देखती है और कहती है कि वहां नीचे एक छोटी सी नदी जैसी कुछ है। मैंने देखा तो वहां सच में एक बहुत छोटी सी नदी थी। लिन कहती है कि वो जाके वहां से हाथ मुंह धो के आएगी। लिन कहती है उसे अपने जूते भी साफ करने हैं क्योंकि जूतों से उसके पैरों में धूल घुस गई है। लिन के जूते बहुत पुराने थे और उसने कुछ छेद भी थे। अगर इस ट्रिप के पहले वो नए जूते खरीद लेती तो अच्छा होता, मगर उसका स्वभाव ऐसा था कि जब तक वो पुरानी चीज को पूरी तरह इस्तेमाल करके उसके पैसे ना वसूल ले वो नई चीज नहीं लेती थी।
बहरहाल वो जाती है और मैं चेयर पे बैठ जाता हूँ आग के सामने। मौसम बहुत ही सुहाना था और इतनी लंबी हाइक करके मैं भी बहुत थक चुका था। तो चेयर पे बैठते बैठते ही मेरी आंख लग रही थी। अचानक मुझे लिन के चिल्लाने की आवाज आती है और मैं चेयर से हड़बड़ा के उठ जाता हूँ। मैंने उसे आवाज दी, लिन क्या हुआ, सब ठीक है? मगर इसका कोई जवाब नहीं आता है। मैं दौड़ते हुए पहाड़ी से नीचे उतरता हूँ और लिन के पास पहुंच के उसे पूछता हूँ कि क्या हुआ। लिन बताती है कि वो जब अपने पैर धो रही थी कि तभी कोई बड़ा सा जानवर पानी में से कूदता है और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो कहती है ये जानवर बहुत ही बड़ा था, एकदम काला भी था। वो कूद के उसके सामने आता है और फिर भाग के जंगल में चला जाता है। वो मुझे पूछती है कि क्या येलोस्टोन में भेड़िए भी है? तो मैं कहता हूँ है तो सही, मगर वो इस तरफ नहीं रहते और यहाँ तुमको भेड़िया दिखना लगभग नामुमकिन है। लिन कहती है कि वो जानती है कि उसने जो देखा वो भेड़िया ही था, मगर भेड़िए से बहुत बड़ा था। वो कहती है असल में उसकी साइज तो लिन से भी बड़ी थी। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, मगर मुझे ये लगा कि जरूर ये बहुत ज्यादा डरी हुई है और इसने जो देखा शायद वो कोई जंगली कुत्ता हो, क्योंकि भेड़िया तो यहाँ पे आता नहीं है। फिर हम वापस अपने कैंप पे चले जाते हैं और लिन एक किताब पढ़ने लगती है। ये किताब वो कई दिनों से पढ़ रही थी और लगभग 1 घंटे में उसकी किताब खत्म हो जाती है। फिर वो मुझे पूरी कहानी अपनी जुबानी बताती है। मुझे किताबों को पढ़ने से ज्यादा ऐसे कहानी सुनना ज्यादा पसंद था और लिन को कहानी बताना बहुत ज्यादा पसंद, तो हमारे दोनों का ही काम हो जाता था। कहानी खत्म होने के बाद मैं एक लकड़ी का टुकड़ा निकालता हूँ अपने बैग से और एक चाकू भी। मैं पिछले 1 हफ्ते से एक लकड़ी के टुकड़े को काट कर कुछ बना रहा था और ये करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। थोड़ी देर बाद लिन मुझे कहती है कि वो रात में फिर से सैंडविच नहीं खाना चाहती और हमें फिशिंग करनी चाहिए ताकि हम फिश खा सके। क्योंकि मैं इस कैंप साइट पे पहले भी आ चुका हूँ, मुझे पता था थोड़ी देर आगे एक तालाब है और वहां पे फिशिंग की जा सकती है। तो हम दोनों अपने फिशिंग का सामान लेके आगे चलने लगते हैं। मुझे तालाब दिखने लगा था और हम बस वहां से 40 फीट ही दूर होंगे कि मुझे अचानक गुर्राने की आवाज आती है। मैं अचानक रुक जाता हूँ और लिन को भी रुकने का इशारा करता हूँ। मैंने उसे पूछा कि क्या उसने ये गुर्राने की आवाज सुनी, तो वो हाँ कहती है और मुझे पूछती है कि क्या ये वही भेड़िया हो सकता है जो उसने थोड़ी देर पहले देखा था। मुझे लग रहा था हो ना हो ये कोई बेर या कुत्ता होगा, तो मैंने जोरों से चिल्लाना शुरू किया और कहा चले जाओ यहाँ से, और आवाज करने लगा। मुझे ये पता है कि ऐसे जानवरों के सामने अगर आप बहुत आवाज करें तो वो डर के भाग जाते हैं। मैंने जैसे ही ये आवाज की तो मैंने देखा सामने झाड़ियों से एक भेड़िए का सर ऊपर आता है और वो लगभग 6 फीट का था। इसके हाथ तो इंसानों जैसे थे और ये अपने पिछले 2 पैरों पे खड़ा था। ये जानवर हमें देखते हुए झाड़ियों में घुस जाता है और तभी मैं लिन से कहता हूँ कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। ये कह के जैसे ही मैं मुड़ा तो हमें भारी कदमों की आवाज आती है। मैं और लिन समझ गए कि अब ये जानवर हमारा पीछा कर रहा है और हमें कैंप साइट की तरफ भागना चाहिए। हम कैंप साइट पे पहुंचते हैं और मैं लिन से कहता हूँ कि भागते रहे सीधे गाड़ी की तरफ, क्योंकि हम कैंप साइट पे भी सुरक्षित नहीं थे। मैंने सुना कि कैंप साइट के बाद वो कदमों की आवाज और गुर्राने की आवाज बंद हो जाती है। शायद वो चीज हमारा पीछा कैंप साइट के बाद नहीं कर रही थी। हम दौड़ते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं और सीधा गाड़ी भगा के शहर में अपने घर आ जाते हैं। उस रात हम सो नहीं सके और इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। हमें पता तो था ये जानवर क्या है, मगर हमें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। मैंने जो अंगूठी लाई थी लिन को प्रपोज करने के लिए,
वो तो उसी कैंप साइट में रह जाती है और वो प्लान पूरा चौपट हो गया। आज मैं और लिन शादी कर चुके हैं और हमें एक प्यारा बेटा भी है, और मैं उसे जरूर बताऊंगा कि कैसे एक बार उसके पापा और मम्मी मिले थे एक वेयरवुल्फ से। आइए सुनते हैं आज की चौथी कहानी। मेरा जन्म न्यू जर्सी में हुआ है और मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ। हमारा घर एक बहुत ही छोटे टाउन में है जो जंगलों से घिरा हुआ है। बचपन से ही मेरे साथ कई पैरानॉर्मल किस्से हुए हैं और कई बार मैंने अजीब प्राणियों को देखा है। मैं नहीं जानता ये ज्यादातर मेरे साथ ही क्यों होता है। एक बार मेरे माता पिता बाहर गए हुए थे और कुछ देर बाद आने वाले थे। उस वक्त मैं अपने घर के पिछले वाले जंगल में चल रहा था, यानी वॉक कर रहा था। ये भले ही जंगल है पर मैं यहाँ लगभग रोज आता हूँ वॉक करने के लिए, तो मुझे खोने का कोई डर नहीं था। मैं इस वक्त 8 साल का था और मैं यही सोच रहा था कि कब माँ और पापा वापस आएंगे और उसके बाद मैं उनके साथ क्या खेलूंगा। मैं जंगल में चल रहा था कि अचानक जंगल में बिल्कुल शांति फैल जाती है। न पंछियों की न कीड़ों की, सब चीज की आवाज रुक जाती है। मुझे तभी लगा कि जैसे कोई मुझे झाड़ियों से देख रहा है, और मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे दिखा एक भेड़िया। मतलब ये भेड़िया तो था मगर इंसानों जैसे खड़ा था और इसकी आंखें लाल थी। ये 2 पैरों पे खड़ा था बजाय 4 पैरों के, जैसे भेड़िए आमतौर से खड़े रहते हैं। मैं इतना ही छोटा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मुझे इस चीज से खतरा है, और मैं चलते हुए वापस मुड़ जाता हूँ और अपने घर चले जाता हूँ। ये बात मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि इसमें बताने लायक कुछ है ही नहीं। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ आया कि मेरा जिस चीज से सामना हुआ था वो क्या था। ये मेरा दूसरा आमना सामना था इस वेयरवुल्फ के साथ। ये घटना 4 साल पहले की है और उस वक्त मैं 23 साल का हो चुका था। मैं अपने उसी घर में था जब रात को लगभग 3 बजे मुझे जोरों से प्यास लगती है। मैं अपने फर्स्ट फ्लोर के रूम से नीचे के फ्लोर में आता हूँ किचन के फ्रिज से पानी पीने के लिए। मुझे अचानक एक बहुत बुरा एहसास होता है और ये भी लगता है जैसे मुझे कोई या फिर कुछ देख रहा है। मैंने जब किचन की खिड़की से हमारे बैकयार्ड में देखा तो मुझे वही जानवर दिखाई दिया जो मुझे बचपन में दिखा था। वही लाल आंखें, वही कद, वही काला शरीर, और वो मुझे ही खिड़की से देख रहा था। वो अचानक मुझे अपनी नुकीले दांत दिखाता है और मेरी तरफ देख के गुर्राने लगता है। मैं समझ गया कि शायद इस बार यह मुझ पे हमला कर दे, पर तभी हमारे बैकयार्ड के पीछे के जंगलों से किसी तरह की आवाज आती है और ये जानवर पीछे मुड़ता है और भाग के जंगल में चला जाता है। मैं वापस ऊपर जाके सो जाता हूँ, पर मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। ये 2 बार था जब मेरा आमना सामना हुआ था एक वेयरवुल्फ के साथ। पता नहीं अब कभी आगे जाके भी मेरा इस चीज से सामना होगा या फिर नहीं। आइए सुनते हैं आज की 5वीं कहानी। मेरा नाम जेम्स है और ये घटना मेरे साथ हुई है। ये घटना लगभग 2 साल पहले की है। मेरे दादा और दादी मुझे उनके जंगल वाले घर यानी कैबिन में लेके जाते हैं 1 हफ्ते रुकने के लिए। पहले कुछ दिन तो बड़े आराम से गुजरे और हमें बहुत मजा आया। चौथे दिन मैं केबिन के बाहर ही हंटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर मैं केबिन में जाके दादा दादी की डिनर बनाने में मदद करता हूँ और हम डिनर खा के सो जाते हैं। रात को अचानक मेरी नींद खुल जाती है और मैं अपनी घड़ी में देखता हूँ तो रात के 2 बज रहे थे। तो अभी मैंने ध्यान दिया कि मैं अपने कमरे में नहीं था बल्कि बाहर था, खुले आसमान के नीचे। मैंने सोचा कि यहाँ पे कैसे मैं आ गया, और तभी मुझे एक गुर्राने की आवाज आती है, एक हल्की और बहुत धीरे से गुर्राने की आवाज। मैं देखता हूँ कि एक पेड़ के पीछे से एक जानवर बाहर आता है। ये जानवर बहुत ही बड़ा था,
लगभग 7 फीट से भी ज्यादा। ये अपने पिछले 2 पैरों पे चल रहा था। इसकी आंखें लाल थी और चेहरा इसका किसी भेड़िए जैसे था। वो मेरे पास आके मुझे सूंघता है और तभी मैं डर के मारे बेहोश हो जाता हूँ। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक छोटे से झोपड़े में हूँ और मेरे ऊपर पूरी मिट्टी लगी हुई है। मैं जल्दी से उठता हूँ और जोरों से भागने लगता हूँ अपनी जान बचाने के लिए। मैं भागते भागते जंगल से बाहर आता हूँ और देखता हूँ कि मेरे सामने हाईवे था। तभी मुझे जंगल से भी किसी के मेरे पीछे भागने की आवाज आती है और मैं देखता हूँ कि एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर जो कि मुझे ढूंढ रहा था मेरे सामने आ जाता है। मैं उस ऑफिसर को पूरी बात बताता हूँ और उसे उस झोपड़े में ले जाता हूँ जहाँ पे मैं सुबह सो के उठा था। अचानक वो चीज झोपड़े से बाहर निकल के उस ऑफिसर पे हमला करने की कोशिश करती है, मगर उस ऑफिसर ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और उस पे कई सारी गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही वो जानवर जंगल में भाग जाता है और तब वो ऑफिसर मुझे पूछता है कि क्या इसी जानवर ने तुम्हें यहाँ लाया था, और इसका जवाब मैं हाँ में देता हूँ। वो ऑफिसर मुझे फिर सर्च एंड रेस्क्यू कैंप में लेके आता है और जहाँ पे मेरे दादा और दादी मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे तब पता चलता है कि मैं 2 दिनों से लापता हूँ बजाय कि 1 रात से। मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और मेरा चेकअप होता है। मेरे पैरों और पीठ पे खरोच के निशान थे जो कि आज भी है और शायद हमेशा ही रहे। मैंने उस सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर को अपने ही दोस्त से बात करते हुए सुना था कि वो चीज हो ना हो एक वेयरवुल्फ ही थी। मैंने जब वेयरवुल्फ के बारे में पढ़ा और देखा तो मुझे भी यकीन हो गया कि उस रात मेरा जिससे सामना हुआ था और जिसने मुझे अगवा किया था वो हो ना हो एक वेयरवुल्फ ही था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वेयरवुल्फ की ये 5 कहानियां? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे ये भी बताएं इनमें से आपको सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगी। दोस्तों, आप मुझे नए नए आइडियाज भी दे सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियोस और कैसी कहानियां पसंद है और आप क्या सुनना चाहते हैं, ताकि मैं वैसे ही वीडियोस और कहानियां आपके लिए ले आ सकूं। कहानियों को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी रीच थोड़ी और बढ़े और मुझे भी ये कहानियां बनाते रहने का मोटिवेशन आए। आज के वीडियो में मैं एक कॉन्टेस्ट रखना चाहता हूँ और जिसने इस सवाल का सही जवाब दिया मैं उसे अपने अगले वीडियो में एक शाउट आउट दूंगा। आज के वीडियो का सवाल है कि आज की तीसरी कहानी में वो कपल कहाँ पे कैंपिंग करने के लिए जाते हैं, मतलब उस नेशनल पार्क का नाम क्या था। तो जल्दी से जवाब कमेंट करिए और अगले वीडियो के लिए मैं आपको एक शाउट आउट दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी ज़रूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो वहाँ पर भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर ले ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।